हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और इस पर्टिकुलर एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम 3 जूरिस्ट को पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन एंड हेंस केल्सन। इनको अगर आप ये टेबल बना लेंगे तो हम जो आगे थ्योरी करने वाले हैं वो ज्यादा इजी से आएगी। तो जेरेमी बेंथम जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन दी थी। जॉन ऑस्टिन जो थे उन्होंने इम्पेरेटिव थ्योरी दी थी एंड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो हेंस केल्सन ने दी थी। अब थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इम्पेरेटिव थ्योरी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ओनली कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव लॉ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना। लॉ 2 तरह से इन्होंने डिवाइड की थी जॉन ऑस्टिन ने, लॉ एज इट इज एंड लॉ ऑट टू बी। मतलब लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाई है उसे ऐसे ही पढ़ना, और ऑट टू बी मतलब कैसी होनी चाहिए लॉ। इस चीज के बीच में इन्होंने डिफरेंशिएशन किया और बस बहुत ही सिंपल सी बात बोली, लॉ इज अ कमांड बाय सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। यानी कि लॉ वही लॉ जो है वो पॉजिटिव लॉ होगी जिसमें क्या होगा? कमांड होगा, सोवरेन होगा, सैंक्शन होगा और ड्यूटी होगी। एंड हेंस केल्सन ने बेसिक सिंपल सी चीज हमारे को यहाँ पर क्या समझाई कि इनके हिसाब से लॉ का ये सब चीजें छोड़ दो, जो ऑस्टिन ने बोला, जो बेंथम ने बोला, लॉ को फिल्टर कर दो और उसमें से क्या निकालो? आप नॉर्म्स निकालो। और वो जो नॉर्म्स आ जाते हैं आपके पास, उन नॉर्म्स से, नॉर्म्स यानी कि बेसिक रूल्स, तो वो रूल्स के आप क्या करोगे? ऑट्स पे वर्क करोगे। मतलब कि एक रूल से दूसरे रूल पे जंप करोगे, ऐसे करते करते आप बेसिक रूल पर आओगे जिसे हम ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं। ये एक छोटा सा जिस्ट है जो हम इस पूरे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद जेरेमी बेंथम। एंड उससे पहले एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, इनकी क्या आइडियोलॉजी है अंडर एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डील करता है लॉ के बारे में जो अभी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने बना दी है ना, उसी के ऊपर ये फोकस्ड रहेगा, उसी पे ये डील करेगा और उस लॉ की एनालिसिस करते हैं ये लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे पास भारतीय न्याय संहिता है तो उस पर्टिकुलर लॉ का एक जूरिस्ट का क्या काम है एनालिटिकल स्कूल के अंदर? सिर्फ उस लॉ को स्टडी करना जो लॉ बन गई है। उन्हें मतलब नहीं है कि लॉ क्या होनी चाहिए, क्या लोगों के लिए फायदा है, बस ये इतनी सी बात है कि जो लॉ बन गई है उसी के बारे में ये जो है स्टडी करना एनालिटिकल स्कूल में मेन गोल है। एनालिटिकल स्कूल के अंदर जितने भी ये जूरिस्ट हैं, चाहे वो जेरेमी बेंथम हो चाहे वो ऑस्टिन हो, मेन चीज उनका क्या कहना है कि हम सिर्फ पॉजिटिव लॉ पर कंसंट्रेशन करेंगे, दैट इज लॉ एज इट इज। अब हम स्टार्ट करते हैं जेरेमी बेंथम का व्यू पॉइंट। जेरेमी बेंथम ने नेचुरल लॉ को कंप्लीटली क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। और इनके हिसाब से उन्हीं लॉज को अपहेल्ड किया जा सकता है जिसमें क्या होगा? सबसिस्टेंस होगी, एबंडेंस होगी, इक्वालिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। और इन्होंने ही एक बहुत ही खूबसूरत सी थ्योरी दी जिसे थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? यूटिलिटी का बेसिक मतलब क्या हुआ? जो काम की चीज हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेंथम यूटिलिटी का मतलब था डिफरेंशिएशन बिटवीन सुख एंड दुख, दैट मीन्स हैप्पीनेस, प्लेजर और पेन के बीच में एक डिफरेंशिएशन करना। ये बेसिक कंसेप्ट था यूटिलिटेरियन थ्योरी का। यूटिलिटेरियन की थ्योरी जेरेमी बेंथम ने अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेचर इन 18th सेंचुरी में एक्सप्लेन करी थी। इनके हिसाब से जो चीजें व्यक्ति को सबसे ज्यादा सुख देती हैं वो गुड होती हैं, और जो चीजें व्यक्ति को दुख देती हैं वो नॉट गुड यानी कि बैड होती हैं। तो ये फर्स्ट जेरेमी बेंथम ऐसे पहले थे जिन्होंने डिफरेंशिएशन करना सिखाया कि गुड क्या होगा और बैड क्या होगा, कौन सी लॉ जो है वो गुड लॉ होगी और कौन सी लॉ जो है वो बैड लॉ होगी। गुड लॉ कौन सी लॉ हुई? जो आपको मैक्सिमम प्लेजर दे रही है, और बैड लॉ कौन सी होगी? जो आपको पेन दे रही है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आपकी फॉर एग्जांपल कोई एक्ट कर रहा है, एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उससे खुशी मिल रही है, वो दूसरा कार्य कर रहा है, उससे भी उतनी ही अमाउंट की खुशी मिल रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने ये अपनी बुक में कहा कि क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुश पिन इज एज गुड एज पोइट्री। तो चाहे वो प्लेजर आपको कहीं से भी मिले,
है ना, उससे मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? क्वांटिटी ऑफ प्लेजर जो है वो मैटर करता है। ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन में जेरेमी बेंथम। अब जेरेमी बेंथम ने एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज इसमें कही कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी ऑफ एक्शंस है, यानी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस पे निर्भर करती है ये पूरी की पूरी थ्योरी। तो एनी काइंड ऑफ, अगर हम आज के सिनेरियो में देखें इसे, इस पर्टिकुलर यूटिलिटी को अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरती से जेरेमी बेंथम ने इसके बारे में ये बताया है कि आज भी लेजिस्लेचर जो है ना वो यही सोच के लॉ बनाता है कि कितने लोगों से कितने टाइम तक उनको उस लॉ से फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन इज मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटेस्ट प्लेजर टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जितना ज्यादा खुशी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है लॉ के द्वारा, जो लॉज लेजिस्लेचर बना रहा है, और कितने लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन का कहना था। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, जब हम प्लेजर के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसका प्लेजर, किन लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है, और उसका कैसी टाइप होनी चाहिए। तो इसमें ना जेरेमी बेंथम ने अपने 4 व्यू पॉइंट्स रखे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तो असली में यही चाहता है कि जो मतलब इंडिविजुअल है वो यही चाहता है कि उसे सबसे ज्यादा प्लेजर मिले, लेकिन साथ ही साथ कोशिश ये की जानी चाहिए कि दूसरे के हित के लिए भी वो उतने ही प्लेजर की मनोकामना करे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि सबको, ज्यादा लोगों को ज्यादा प्लेजर मिले। मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे तभी मैक्सिमम प्लेजर भी इसमें मेरे को मिलेगा। इतना सा कंक्लूड कर सकते हैं कि बेंथम इतनी सी बात कह रहे हैं कि सादा लोगों को ज्यादा हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आप बोल तो रहे हो प्लेजर के बारे में, लेकिन इस प्लेजर को मेजर कैसे किया जाए। तो बेंथम ने क्या कहा, इसके लिए इन्होंने कैलकुलस बनाया। इस कैलकुलस का नाम इन्होंने हेडोनिस्टिक कैलकुलेटर, कैलकुलस बेसिकली इन्होंने बनाया। इस कैलकुलस में इन्होंने टोटल 7 पैरामीटर्स दिए, जिसके हिसाब से ये पता चल सकता है कि कोई भी एक्ट कितने हद तक व्यक्ति को खुशी प्रदान कर रही है, उसमें प्लेजर की क्या क्वांटिटी होगी। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करी, जिसका नाम था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी, मतलब किस इंटेंसिटी से वो हैप्पीनेस या सैडनेस जो है वो आ रही है और वहां पर सस्टेन भी कर रही है। ठीक है ना, मतलब क्या उसका प्रेशर है उस पर्टिकुलर, आप समझ सकते हो, हैप्पीनेस का। अगर वो ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, स्ट्रांग वे में हैप्पीनेस आ रही है, देन इट इज गुड, अदरवाइज इट इज बैड। वैसे ही ड्यूरेशन, कि अगर चलो मान लिया कि एक लॉ बन गई, उस लॉ बनने से हैप्पीनेस और सैडनेस अगर उस मतलब पर्टिकुलर क्राउड को आ रही है, तो वो कितने टाइम तक वो खुशी जो है सस्टेन करी है, वो ड्यूरेशन के अंदर आया। थर्ड कम्स योर स्पीड, दैट मीन्स कितनी स्पीड से हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है ना, कि लाइक वो जल्दी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि वो आपका ऐसा एक एक्ट बनाई और उससे बहुत जल्दी वो लोगों में खुशी आ जा रही है, तो वो क्या है, इट इज अ गुड काइंड ऑफ एन एक्शन दैट इज टेकन, है ना। मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेजर की क्वांटिटी हाई होगी अगर स्पीड जो है जल्दी आ जाती है। सर्टिनिटी मतलब ऐसा कोई एक्ट करना जिसके द्वारा ये बिल्कुल निश्चित है, दैट इज 100% देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द हैप्पीनेस इज बाउंड टू अकर, यानी कि खुशी जो है वो आनी ही आनी है ना। श्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस आना है, वो एक पैरामीटर हो गया। उसके बाद है फेकेंडिटी। फेकेंडिटी का मतलब है टाइम के हिसाब से ये चेक करना कि प्लेजर की क्वालिटी क्या है ना, यानी कि आज वो हमारे को प्लेजर दे रही है चीज, हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे को प्लेजर ना दे, या फिर अगर वो प्लेजर दे, फ्यूचर में भी प्लेजर दे रही है, तो वी आर बेसिकली चेकिंग द क्वालिटी लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और प्योरिटी में हम ये चेक करते हैं कि जो खुशी आई है, प्लेजर जो आपके पास आया है, बेसिकली उस खुशी की कितने हद तक वो खुशी जो है वो सस्टेन करी है, मतलब कि काइंड ऑफ आप समझ सकते हो प्योरिटी, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि पार्शियल हैप्पीनेस और पार्शियल सैडनेस है, वो प्योरिटी है। और एक्सटेंट का मतलब है कितने लोगों तक वो खुशी पहुंच पा रही है। तो जब ऐसे हम उस
एक पर्टिकुलर लॉ को इन पैरामीटर्स के अंदर रखकर मेजर करेंगे तो जो लेजिस्लेचर है वो एक बेटर लॉ को वो फॉर्म कर पाएगा ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि हम ये मान के चलते हैं कि चलो 5 अलग अलग तरीके के काम हैं और पांचों ही मुझे खुशी दे रहे इक्वल अमाउंट की, तो ऐसा कौन सा काम मुझे करना चाहिए? तो इसने बोला गुड एक्शन, ऐसा काम करो जो लोगों की भलाई के लिए हो, दैट मीन्स जो कि एक राइट एक्शन हो। मतलब अगर आप राइट एक्शन का काम करोगे, प्लेजर उससे अगर राइट एक्शन से सही तरीके से काम किया गया है, सही लोगों के लिए काम किया गया है, तो उसका रिजल्ट भी जो है वो कैसा होगा? विद प्लेजर ही होगा। इसके अलावा इन्होंने हमें एक और चीज इस पर्टिकुलर थ्योरी में बताई जो है मोटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मोटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या कहा कि ये मैटर नहीं करता कि व्यक्ति का मोटिव क्या है, वो भलाई चाहता है, एक मिनिस्टर है वो भलाई चाहता है लोगों की, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? लॉ बनने से दंगे हो जा रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी हमारे अभी भारतीय न्याय संहिता बनी और बहुत सारे दंगे हो गए थे, लोगों ने काफी सारे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे, स्पेशली जो ड्राइवर्स हैं। तो ये मैटर नहीं करता, इनका अल्टीमेट चीज क्या है? मैटर क्या करता है? मोटिव मैटर नहीं करता, कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका मैटर करता है। दैट्स द अल्टीमेट थिंग। तो ऐसी चीजों के पैरामीटर्स को जब हम ध्यान में रखते हैं तो एक बेटर लॉ की फॉर्मेशन होती है, ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटी कहती है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस, एक होता है सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस। प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही जो है इफेक्ट कर रहा है, और सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ कोई चीज हुई है और वो क्या कर रही है? वो लोगों के मन में डर पैदा कर रही है और ज्यादा लोगों को मतलब बेसिकली इफेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति गया और उसका वहां पर किसी ने सामान छीन लिया, तो अब नुकसान किसका? उस व्यक्ति का हुआ रेलवे स्टेशन पर, तो वो उसके साथ क्या है? प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन अगर वही खबर आपकी जो है न्यूज़पेपर में छप जाती है ना, नेक्स्ट डे, तो लोगों के मन में ये डर पैदा हो जाएगा कि यार फलाने रेलवे स्टेशन पर जो है चोरी होती है, तो दैट इज अ सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस। तो ये सब चीजों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक बेटर लॉ की फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पर हम खत्म करते हैं हमारी व्यू पॉइंट ऑफ जेरेमी बेंथम थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन। ऑस्टिन की थ्योरी बेसिकली बात करती है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, इसे हम कहते हैं। ऑस्टिन की बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1832 में आई थी और इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। इनके हिसाब से लॉ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में बिटवीन व्हाट? राइट एंड रॉन्ग ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ऑस्टिन एक बहुत ही मतलब हम ऑस्टिन को मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं जब हम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑस्टिन ने ये चीज सिखाई कि हमें किस पे फोकस करना है? पॉजिटिव लॉ पे फोकस करना है, मतलब जो लॉ बन गई है ना उस पे फोकस करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑस्टिन ने ये कहा कि लॉ क्या है? लॉ जो है डेफिनेशन जो इन्होंने दी कि लॉ कमांड बाय सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ये एक डेफिनेशन इन्होंने प्रदान करी। साथ में ये भी कहा कि लॉ इज द रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग बाय इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। मतलब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने दूसरे इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए जो लॉ बनाई है वो किस में बनाई है? उस पावर में बनाई है, वो सुपीरियोरिटी में उससे बनाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ मेड बाय पॉलिटिकली सुपीरियर टू पॉलिटिकली इंफीरियर, ठीक है, एंड दे आर ऑब्लिगेटरी, ठीक है, टू ओबे देम। अब हम आ जाते हैं इंपेरेटिव थ्योरी के बारे में। इंपेरेटिव थ्योरी में ये कहा कि लॉ, किसी भी लॉ को आप लॉ तभी कह सकते हैं जब वो क्या होल्ड करता है? सैंक्शन, कमांड, ड्यूटी और सोवरेनिटी। क्योंकि हमारी डेफिनेशन से ये चीज निकल के आई है जो इन्होंने दी है कि अगर लॉ में आपकी कमांड नहीं होगी या फिर लॉ में आपकी क्या नहीं होगी? सैंक्शन नहीं होगी। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्स कराना, ठीक है। अगर लॉ में कोई एक पर्टिकुलर आपकी सोवरेन बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई आपके सेंटर में बॉडी नहीं है, तो उसको एनफोर्स भी नहीं कराया जा सकता, ये इनका मानना था। और ड्यूटी, जब हम ड्यूटी के बारे में बात करते हैं तो ड्यूटी के लोगों की ये ड्यूटी है कि वो इस लॉ को माने। क्यों माने? क्योंकि इनके हिसाब से ये कहना था कि अगर हम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स रखी जाती हैं तो ये लोगों को बाउंड करती हैं कि लॉ को ये माने। अब ऑस्टिन ने कहा कि सिर्फ 3 ऐसी लॉज हैं जिसमें कमांड की जरूरत नहीं होती। एक है आपकी एक्सप्लेनेटरी लॉ, दूसरी है लॉ ऑफ रिपील और तीसरा है लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। अब लॉ में जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी लॉ का मतलब है जो लॉ अभी बन चुकी है पहले से,
उसमें कमांड की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ रिपील यानी कि जो लॉज रिपील हो चुके हैं उसमें भी आपको कमांड की जरूरत नहीं। और इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है जिन लॉ में सैंक्शन नहीं होता यानी कि एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, जैसे कि आपकी इंटरनेशनल लॉ, तो उनके लिए आपको कमांड की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो पर ऑस्टिन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इन्होंने कस्टम्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है, और कहा कि और जजमेंट लॉ को भी कंसिडर नहीं किया कि जो जजेस प्रेसिडेंट्स दे रहे हैं उनको भी कंसिडर नहीं किया। में सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी के बारे में बात करी, ये बात ही नहीं करी कि लॉ क्या होनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू कि जो लॉ बना दी गई है उसके कंपैरिजन। जनरल वेल ऑफ द पीपल के बारे में बात नहीं की गई। और साथ में क्या है, इन्होंने कंप्लीट इग्नोर किया इंटरैक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। चलिए अब हम आ जाते हैं फटाफट से हेंस केल्सन की थ्योरी पर। इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। ये कहता है कि लॉ जो है ना वो एक नॉर्मेटिव साइंस है, यानी कि नॉर्म्स पे बेस्ड है। नॉर्म्स क्या होते हैं? आपके रूल्स होते हैं। तो मैं ना इसको यहां पे ले आती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हेंस केल्सन ने सिंपल सी चीज कही कि लॉ जो है वो क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस है, यानी कि नॉर्म्स से बनी हुई है, रूल से बनी हुई है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉ का सोर्स अगर फाइंड करना है तो पहले तो उसे फिल्टर करना पड़ेगा, यानी कि ये सारी चीजों को इग्नोर कर दो जो ऑस्टिन और बेंथम कह रहे हैं। सीधी सी बात है, जो आपका रूल है, जो पर्टिकुलर लॉ बनी है, उसके ग्रंड नॉर्म की तरफ। ग्रंड नॉर्म इसमें क्या होता है, बेसिक नॉर्म पे जाओ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक आईपीसी बनी, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर, तो उसे गवर्न कहां से, उसको अपनी कहां से मिल रही है सैंक्शन? जुडिशरी से। जुडिशरी को अपनी वैलिडिटी कहां से मिल रही है? लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर को अपनी वैलिडिटी कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आपका ग्रंड नॉर्म है। यानी कि कोई भी अगर लॉ है तो उसमें आप क्या करो, उसके ग्रंड नॉर्म यानी कि उसके सबसे बेसिक नॉर्म पे चले जाओ, जहां से वो निकल के आया, जहां से उसका स्रोत है, जहां से वो चीज निकल रही है, वहां पर पहुंच जाओ। तो वहां से आपको जो है बेसिक मतलब आपका मिल जाएगा कि लॉ क्या चीज है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आप ग्रंड नॉर्म तक पहुंच चुके हो तो इस ग्रंड नॉर्म के अंदर इस ग्रंड नॉर्म को वैलिडिटी कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब जो है आपका हेंस केल्सन के पास नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत ही वियर्ड सा आंसर दिया, वो ये था कि उसको अपनी वैलिडिटी मिलती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और अदर कंडीशंस से, ठीक है। तो यही बात जो थी वो आपकी हेंस केल्सन ने कही थी। और इसी चीज को हम प्योर थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। प्योर थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक में जा रहे हैं, जहां से लॉ का स्रोत है, जिस जगह से लॉ निकल कर आई है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।